मैं सचिन गौड़ आप सभी का अपने चैनल साई कोचिंग लाइव में स्वागत करता हूं। और बच्चों, आज फिर हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान। यूपी का जो सामान्य ज्ञान हम लोगों के द्वारा चलाया गया है, इसकी आज हम मॉक टेस्ट सीरीज को लेकर चल रहे हैं आगे। और लगभग ये आपका 16वां अध्याय आज होने वाला है। सभी बच्चों को प्रत्येक दिन की तरह सबसे पहले अपनी अटेंडेंस देनी है जय हिंद लिखकर। और ये चीज़ मैं आपको थोड़ा सा आज स्पष्ट कर देता हूँ कि आप चैट बॉक्स में अनावश्यक मैसेज ना करें। जो बच्चे, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी स्टूडेंट केवल अपने क्वेश्चन के आंसर देगा। अनावश्यक कोई भी ऐसी बात जो दूसरे विद्यार्थियों को बुरी लग सकती है, उस गरिमा का थोड़ा सा ध्यान रखें। कोई भी स्टूडेंट एक दूसरे के ऊपर किसी भी प्रकार का हंसी मजाक में किसी भी प्रकार का कोई कमेंट्स नहीं करेगा। ये आपके लिए बड़ी ही सख्त हिदायत है। कल की जो क्लास है वो काफ़ी डिस्टर्ब की गई थी कुछ बच्चों के द्वारा। सभी बच्चों को इस चीज़ का ध्यान रखना है, केवल अपने क्वेश्चन को पढ़ना है। हम लोगों को पढ़ाई पर फोकस करना है, ये आपका मेन टारगेट है। इसी बात को ध्यान रखना है। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन बच्चों डिस्प्ले पर आ चुका है। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों यहां पर आपको दिया गया, उत्तर प्रदेश में उद्योग बंधु की स्थापना कब की गई थी। चलिए, सभी बच्चों को तेजी से क्वेश्चन को पढ़ना है। आफ्टर दैट सभी को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। उत्तर प्रदेश में उद्योग बंधु की स्थापना कब की गई थी। एक विकल्प हमारे पास है 1980 और बी विकल्प दिया गया है 1981, सी दिया गया है यहाँ पर 1982 और एक डी विकल्प यहाँ पर मौजूद है 1984। सभी बच्चों को क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। आफ्टर दैट सभी को अपने आंसर चैट बॉक्स में सबमिट कराने हैं। चैट बॉक्स में किसी भी तरह की अनावश्यक चैट नहीं की जाएगी, केवल आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ना है और अपना आंसर सबमिट कराना है। उत्तर प्रदेश में उद्योग बंधु की स्थापना कब की गई थी। 1980, 1981, एक डी विकल्प भी मौजूद है यहाँ पर 1984, सी में आपको बताया गया 1982। चलिए 3 से 4 सेकंड में सभी स्टूडेंट को अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। चलिए सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं चैट बॉक्स में। तेजी के साथ सभी बच्चे अपने अटेंडेंस सबमिट कराएंगे जय हिंद लिखकर। और उसके बाद आप अपने क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे लाइव चैट बॉक्स में जाकर सबमिट कराएंगे। चलिए बच्चों, बात कर लेते हैं सही विकल्प की। उत्तर प्रदेश में उद्योग बंधु की स्थापना 1980 में नहीं की गई थी, न ही 1982 में की गई थी, न ही 1984 में। इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। उत्तर प्रदेश में उद्योग बंधु की स्थापना कब की गई थी। 1981 में की गई थी। ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेनी है। चलिए अब बात कर लेते हैं 2011 की जनगणना में किस जनपद में महिला व पुरुष की जो साक्षरता है उसका अंतर न्यूनतम है, सबसे कम है। मेल फीमेल जो एजुकेशन है, साक्षरता है, उसका जो गैप है सबसे कम कौन से जनपद में है। एक विकल्प हमारे पास मौजूद है कानपुर, एक विकल्प बच्चों मौजूद है लखनऊ और एक सी दिया गया है गाजियाबाद, एक डी आपको दिया गया बरेली। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को एक सही विकल्प का चुनाव कर लेना है और आप अपने आंसर चैट बॉक्स में जाकर सबमिट करने हैं। 2011 की जनगणना में किस जनपद में महिला व पुरुष साक्षरता का अंतर सबसे कम रहा। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। 3 से 4 सेकंड का समय है, उसी के अंदर आप लोगों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। चलिए बात करते हैं सही विकल्प की। यहाँ पर बच्चों बरेली यहाँ पर आपका गलत आंसर है, गाजियाबाद भी आपका गलत आंसर है, लखनऊ भी यहाँ पर आपका गलत है। मेल फीमेल जो साक्षरता है उसका जो गैप है सबसे कम कहाँ पर है, कानपुर जनपद के अंदर। ये क्वेश्चन काफ़ी खास भी हो जाता है क्योंकि जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन मोस्टली परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 3 की। उत्तर प्रदेश में अवनालिका अपर्दन से सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला कौन सा है। ये अवनालिका अपर्दन का मतलब है उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला जहाँ की मिट्टी की कटाव की जो स्थिति है सबसे खराब है। जैसे ही बाढ़ आती है, बाढ़ के पानी के साथ मिट्टी का बहुत तेजी के साथ कटाव होता है। ऐसा जिला आपको बताना है। एक विकल्प आपके पास है बच्चों यहाँ पर देखिए, अवनालिका अपर्दन से प्रभावित जो जिले हैं वो तो सारे ही हैं लगभग, लेकिन सबसे अधिक प्रभावित कौन है। एक आपको दिया गया है मेरठ, एक आपको दिया गया है गोरखपुर, एक इटावा और एक आपको दिया गया फर्रुखाबाद। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। अरे भाई तेजी के साथ 3 से 4 सेकंड में सभी को अपने आंसर सबमिट कराने हैं।
वे सभी बच्चे जो सेशन में लेट जुड़े हैं सभी को जय हिंद लिखकर अपनी अटेंडेंस सबमिट करानी है और वीडियो को थोड़ा सा लाइव चला लेना है। जो बच्चे थोड़ा सा लेट ज्वाइन करते हैं उनको मैं जानकारी के लिए बता दूं, लेफ्ट कॉर्नर में प्रीमियर का जो बटन आता है आपका डिस्प्ले के ऊपर, उस पर आपको क्लिक करना है। जब वहां पर रेड डॉट का निशान आ जाएगा तब इसका मतलब है कि आप सभी के साथ लाइव चल रहे हो। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर सही विकल्प की। बच्चों मेरठ यहाँ पर एकदम गलत आंसर है, गोरखपुर भी आपका गलत आंसर है, फर्रुखाबाद भी गलत है। अवनालिका अपर्दन सबसे अधिक कहाँ पर है? इटावा में है। इटावा उत्तर प्रदेश का ही एक जनपद है, ये आप लोगों को ध्यान रख लेना है। चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 4 की। बेगम समरू ने भारत में एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया, वह चर्च उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? ये हम लोगों को बताना है। एक आपको बताना है माउंट आबू, एक है नैनीताल, एक बताना है सरधना, एक है कानपुर। चलिए 2 ऑप्शन तो आपके आउट ऑफ यूपी है, ए और बी। वहाँ से आपको ये थोड़ा सा गैस मिल जाता है कि इनके कोई चांसेस नहीं है। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया था माउंट आबू पर, नैनीताल में, सरधना मेरठ में, एक डी विकल्प है कानपुर में। चलिए 3 से 4 सेकंड में सभी बच्चों को आप अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। आई थिंक क्वेश्चन पहले ही सोल्व हो चुका है, लेकिन फिर भी चलिए अब हम राइट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, राइट आंसर की। माउंट आबू गलत है क्योंकि आउट ऑफ यूपी है, नैनीताल भी गलत है क्योंकि आउट ऑफ यूपी है। यहाँ पर डी विकल्प कानपुर भी गलत है। सही विकल्प है सरधना मेरठ। ये आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। बेगम समरू के द्वारा जो भारत में प्रसिद्ध चर्च बनवाए गए थे वह कहाँ पर हैं? सरधना मेरठ में है, यानी कि सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। काशी विश्वनाथ मंदिर के शिखर को सोने से किसने जड़वाया था? जो काशी विश्वनाथ मंदिर है उसके ऊपर का जो शिखर है उसको सोने से किसके द्वारा जड़वाया गया था? 4 विकल्प हैं। एक राजा रणजीत सिंह के द्वारा, राजा चेत सिंह के द्वारा, राजा प्रभु नारायण के द्वारा और दलीप सिंह के द्वारा। 4 विकल्प यहाँ पर मौजूद है। आपको एकदम सही विकल्प का चयन करना है और आप अपने आंसर सबमिट कराने हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर के शिखर को सोने से किसके द्वारा जड़वाया गया था? राजा रणजीत सिंह के द्वारा, राजा चेत सिंह के द्वारा, राजा प्रभु नारायण के द्वारा और एक डी विकल्प दिया गया है दलीप सिंह के द्वारा। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। चलिए भाई तेजी के साथ आप अपने आंसर सबमिट कराइएगा। चलिए बात कर लेते हैं सही विकल्प की बच्चों। डी यहाँ पर दलीप सिंह पूर्ण रूप से गलत है, राजा प्रभु नारायण भी आपका गलत है, राजा चेत सिंह भी आपका गलत है, राजा रणजीत सिंह यहाँ पर पूर्ण रूप से सही है। ये आप लोगों को ध्यान रख लेना है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। उत्तर प्रदेश में एक रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की जा रही है, ये कहाँ पर है? देखिएगा उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी रेल के डब्बों का निर्माण करने वाली फैक्ट्री मौजूद है, लेकिन आपको करंट जीके के हिसाब से बताना है हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश में कौन से स्थान पर एक नई रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की जा रही है। एक विकल्प यहाँ पर मौजूद है मेरठ, एक है नोएडा, एक है रायबरेली, एक है वाराणसी। चलिए तेजी के साथ सभी को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। उत्तर प्रदेश में एक रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना कहाँ पर की जा रही है? मेरठ, नोएडा, रायबरेली, वाराणसी। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो जो आंसर सबमिट ना कराए। 3 से 4 सेकंड में सभी बच्चों को आप अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। चलिए बच्चों यहाँ पर डी विकल्प वाराणसी गलत है, रायबरेली भी गलत है, मेरठ भी गलत है। यहाँ पर सही विकल्प आपका क्या है? नोएडा। आप सबको ध्यान रख लेना है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों डिस्प्ले पर आ चुका है। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? आपको एक नॉर्मल ध्यान रख लेना है। उत्तर प्रदेश के जो क्लाइमेट जोन है उनकी संख्या कितनी है, बस आपको ये बताना है कि उत्तर प्रदेश के क्लाइमेट जोन की संख्या कितनी है। टोटल क्लाइमेट जोन यूपी के अंदर कितने हैं? एक विकल्प आपको दिया गया है 5, एक दिया गया है 7, एक दिया गया है 9 और एक डी विकल्प भी यहाँ पर मौजूद है 11। चलिए सब बच्चों को तेजी के साथ आप अपने आंसर सबमिट कराने हैं। उत्तर प्रदेश के जो क्लाइमेट जोन हैं उनकी संख्या कितनी है बच्चों? एक विकल्प आपके पास है 7, एक है आपके पास 9, एक है 11। सही विकल्प का चयन कीजिएगा
और तेजी के साथ चैट बॉक्स में जाकर रिप्लाई कीजिएगा। सभी बच्चों को तेजी के साथ चैट बॉक्स में जाना है और आप अपने आंसर सबमिट कराने हैं। अनावश्यक चैट नहीं करनी है, आपको केवल अपने क्वेश्चन आंसर से मतलब रखना है। ये चीज मैं बार बार बता रहा हूं, तीसरे टाइम मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं। सभी बच्चों को अपनी गरिमा का पालन करना है और अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है। किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की हंसी मजाक के रूप में अनावश्यक चैट बॉक्स में नहीं करनी है। उत्तर प्रदेश के जो क्लाइमेट जोन है उनकी संख्या कितनी है बच्चों? 5 यहाँ पर गलत है, 7 भी गलत है, 11 भी गलत है। उत्तर प्रदेश के क्लाइमेट जोन की संख्या कितनी है? 9। ये आप लोगों को ध्यान रख लेना है, इन फ्यूचरली ये आपको काम आने वाला है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। उत्तर प्रदेश में चकबंदी कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? चकबंदी कार्यक्रम के अंदर जितनी भी ज़मीन है सबको एक जगह किया जाता है और दोबारा से उसके जो खेत हैं उनका विभाजन कर दिया जाता है। एक विकल्प बच्चों यहाँ पर आपके पास मौजूद है 1950, एक है 1954, एक है 1955, एक है 1956। भारत में और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में चकबंदी कब लाई गई थी? 1950, 1954, 1955। एक डी विकल्प है 1956। चलिए तेजी के साथ सभी को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। उत्तर प्रदेश में चकबंदी कार्यक्रम कब लागू किया गया था? 4 सेकंड आपकी पूरी हो चुकी है और अब हम बात कर लेते हैं एकदम सही विकल्प की बच्चों। एक ए 1950 गलत है, आपका 1955 भी गलत है, 1956 भी गलत है। यहाँ पर पूर्ण रूप से जो सही है वह आपका 1955 है, ये आप लोगों को ध्यान रख लेना है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आई थिंक डिस्प्ले पर आ चुका है। विंध्यावासिनी देवी का मंदिर किस जनपद में मौजूद है? ये बहुत खास क्वेश्चन है, ये यूपी टेट में भी पूछा जा चुका है और बहुत बार आपको ये सिविल सर्विस के अंदर भी देखने के लिए मिलता है। विंध्यावासिनी देवी का मंदिर उत्तर प्रदेश के कौन से जनपद में है? चलिए एक विकल्प है यहाँ पर बच्चों इलाहाबाद, एक है वाराणसी, एक है मिर्जापुर और एक डी विकल्प मौजूद है फतेहपुर। तेजी के साथ आपको पढ़ना है और अपना आंसर सबमिट करा देना है। विंध्यावासिनी देवी का मंदिर उत्तर प्रदेश में कहां पर मौजूद है? चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराइएगा। विंध्यावासिनी देवी का मंदिर यूपी में कहां पर है? इलाहाबाद, वाराणसी, मिर्जापुर, फतेहपुर। चलिए तेजी के साथ बढ़ते हैं हम सही विकल्प की तरफ। विंध्यावासिनी देवी का मंदिर इलाहाबाद में नहीं है, गलत है। वाराणसी में भी नहीं है, फतेहपुर में भी नहीं है। इसका बच्चों बिल्कुल जो सही आंसर है वह आपका मिर्जापुर है। चलिए अब हम बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन बच्चों डिस्प्ले पर आ चुका है, देखिएगा सभी बच्चे ध्यान से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हिस्ट्री के एंगल से भी और यूपी के एंगल से भी, दोनों ही एंगल से ये आपको काम आने वाला है। चलिए बात करते हैं हम क्वेश्चन की। 1573 से 1588 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है? एक आपको दिया गया है फतेहपुर सीकरी बच्चों, एक आपको दिया गया है दिल्ली, एक आपको दिया गया आगरा और एक आपको दिया गया इलाहाबाद। सभी बच्चों को चैट बॉक्स में जाना है और 4 सेकंड के अंदर अंदर अपने आंसर को फास्टली रिप्लाई कर देना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जब क्वेश्चन का मैं आंसर बता देता हूं उसके बाद आप लोग जो है आंसर सबमिट कराते हैं। ये बिल्कुल गलत है। आपको ईमानदारी के साथ इस क्विज में पार्टिसिपेट करना है। बिल्कुल लिमिटेड समय के अंदर आप लोगों को अपना आंसर सबमिट कराना है, चीटिंग नहीं करनी है। आंसर बताने के बाद यदि आप आंसर सबमिट कराते हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, ईमानदारी के साथ आप लोगों को रिप्लाई देना है। चलिए आई थिंक 4 सेकंड पूरी हो चुकी है। बात करते हैं सही विकल्प की। देखिए बच्चों 1573 से 1588 का जो दौर है वो लगभग किसका रहा था? अकबर का रहा था। और बस आपको इतना बता देना अकबर की राजधानी क्या थी। अकबर की राजधानी इलाहाबाद नहीं थी, गलत है। आगरा यहाँ पर गलत है, दिल्ली भी गलत है। और राजधानी के रूप में अकबर के द्वारा कौन से स्थान को चुना गया था? फतेहपुर सीकरी। ये आपका बिल्कुल राइट विकल्प है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जैव उर्वरक उत्पादन केंद्र हैं? चलिए पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कुल जैव उर्वरक कंपोस्ट खाद बनाने वाले जो उत्पादन केंद्र हैं वे कितने हैं? एक विकल्प है बच्चों 10, एक विकल्प है 15, एक विकल्प आपके पास C 17 भी है
एक डी विकल्प है आपके पास में 22। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। उत्तर प्रदेश में कंपोज्ड खाद बनाने वाले जो उत्पादन केंद्र है वो कितने हैं? जैविक खाद यानी कि देसी खाद बनाने वाले जो उत्पादन केंद्र है पूरे यूपी के अंदर कितने हैं? चलिए तेजी के साथ आंसर सबमिट कराइएगा। 3 से 4 सेकंड में सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। चलिए अनावश्यक समय लगाए आप सभी को अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। उत्तर प्रदेश में कुल जैव उर्वरक उत्पादन की संख्या बच्चों 10 नहीं है, ये आपका गलत है। 15 भी नहीं है, ये भी आपका गलत है। 22 भी नहीं है, ये भी आपका गलत है। टोटल इनकी संख्या कितनी है? 17। ये आपका सही विकल्प है, आप लोगों को ध्यान रख लेना है। चलिए बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए सभी बच्चों को क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देना है। अंतरजी खेड़ा उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? यहीं से सबसे पहले आर्यों को लोहे की प्राप्ति हुई थी। भारत में लोहे की खोज आर्यों के द्वारा की गई थी और कौन से स्थान से की गई थी? अंतरजी खेड़ा भारत उत्तर प्रदेश के कौन से जनपद में स्थित है? चलिए एक आपको दिया गया है बिजनौर, एक बलिया, एक एटा, एक इटावा। चलिए तेजी के साथ आप अपने आंसर सबमिट कीजिएगा बच्चों। अंतरजी खेड़ा यूपी में किस जनपद के अंदर स्थित है? सभी बच्चों को तेजी के साथ अपने आंसर सबमिट कराने हैं। चलिए आपका समय कंप्लीट हो चुका है, अब बात कर लेते हैं सही विकल्प की। बच्चों बिजनौर पूर्ण रूप से गलत है, बलिया भी गलत है, इटावा भी गलत है। सही आंसर आपका क्या है? एटा जनपद के अंदर ही अंतरजी खेड़ा नामक स्थान है जहां से आर्यों को लोहे की प्राप्ति हुई थी। चलिए अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 13 की। छतर मील किस जनपद में स्थित है? छतर मील किस जनपद में स्थित है बच्चों? एक विकल्प है कानपुर, एक है मेरठ, एक है लखनऊ, एक आपको दिया गया आगरा। चलिए तेजी के साथ क्वेश्चन को पढ़ना है और अब अपने आंसर आप लोगों को सबमिट कराने हैं। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे आंसर को पढ़ेंगे और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप अपने आंसर सबमिट कराएंगे। चलिए भाई तेजी के साथ आंसर सबमिट कराइएगा। बात करते हैं सही विकल्प की। छतर मंजिल किस जनपद में स्थित है बच्चों? कानपुर यहाँ पर आपका गलत है, मेरठ भी गलत है, आगरा भी गलत है। छतर मंजिल उत्तर प्रदेश के लखनऊ जनपद में स्थित है, ये आपको ध्यान रख लेना है। इन फ्यूचरली ये आपको काम आने वाला है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। कृषि विभाग का लक्ष्य कृषि क्षेत्र में कितना प्रतिशत विकास दर बनाए रखने का है? चलिए कृषि विभाग का लक्ष्य कृषि क्षेत्र में कितना प्रतिशत विकास दर बनाए रखने का है? एक है 4.90, एक है 6.40, एक है 7.50, एक है 5.10। 4 विकल्प यहाँ पर मौजूद हैं। आपको सही विकल्प का चयन करना है और चैट बॉक्स में सबमिट कराना है। प्रत्येक क्वेश्चन की तरह आपको इस क्वेश्चन के अंदर भी 4 सेकंड का समय दिया गया है, उसी के अंदर आप लोगों को रिप्लाई कर देना है। कृषि विभाग का लक्ष्य कृषि क्षेत्र में कितना प्रतिशत विकास दर बनाए रखना है? चलिए तेजी के साथ आंसर सबमिट कराइएगा। बात करते हैं सही विकल्प की। 4.90 गलत है, 6.40 भी आपका गलत है, 7.50 भी पूर्ण रूप से गलत है। बच्चों यहाँ पर जो सही विकल्प है वह आपका 5.10 है। कृषि विभाग का लक्ष्य कृषि क्षेत्र में 5.10% विकास दर बनाए रखना है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। चंद्रशेखर आजाद किस स्थान पर शहीद हुए थे? उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे? एक विकल्प बच्चों यहां पर दिया गया है दिल्ली, एक दिया गया है कानपुर, एक बच्चों यहां पर दिया गया है इलाहाबाद, एक आपको दिया गया प्रतापगढ़। 4 विकल्प हैं। तेजी के साथ आप लोगों को आंसर सबमिट कराना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। चंद्रशेखर आजाद यूपी के कौन से स्थान पर शहीद हुए थे? दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद और प्रतापगढ़। चलिए बात करते हैं बच्चों अब हम सही विकल्प की। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन के आंसर सही आ रहे हैं, लेकिन हम लोगों को अब इसको सोल्व कर लेना है। दिल्ली यहाँ पर एकदम गलत विकल्प है, कानपुर भी आपका गलत है, प्रतापगढ़ भी आपका गलत है। इलाहाबाद में अल्फ्रेड नोबल पार्क के अंदर सन 1931 में चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए थे। ये तीनों ही बात आपको ध्यान रखनी है। चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद के अंदर अल्फ्रेड नोबल पार्क में 1931 में शहीद हुए थे। अंग्रेजों से संघर्ष करते हुए
आगे बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 16 की। चलिए बच्चों, सभी क्वेश्चन नंबर 16 को गंभीरता के साथ पढ़ेंगे। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का संबंध उत्तर प्रदेश के कौन से जनपद से है? राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म कौन से स्थान पर हुआ था? कौन से जनपद के वे लोग रहने वाले थे? एक आपको दिया गया है गाजीपुर, एक झांसी, एक कानपुर, एक आजमगढ़। 4 विकल्प यहां पर मौजूद हैं। तेजी के साथ सभी को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का संबंध उत्तर प्रदेश के कौन से जनपद से था? गाजीपुर, झांसी, कानपुर, आजमगढ़। 4 सेकंड के अंदर आप लोगों को अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं एक सही विकल्प की। गाजीपुर बच्चों यहाँ पर गलत है, कानपुर भी आपका गलत है, आजमगढ़ भी आपका गलत है, झांसी यहाँ पर क्या है? एकदम सही आंसर है। क्वेश्चन भी काफ़ी खास है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का संबंध कौन से स्थान से था? झांसी से। झांसी के रहने वाले थे। चलिए, ये क्वेश्चन भी आपका बहुत खास है पेपरों के दृष्टिकोण से। ये आपको बहुत बार पेपरों के अंदर देखने के लिए मिलता है। उत्तर प्रदेश के अंदर आगरा में ताज महोत्सव मनाया जाता है। ताज महोत्सव कौन से महीने में मनाया जाता है? एक है आपका फरवरी, अक्टूबर, मार्च और डी यहाँ पर है नवंबर। चलिए, तेजी के साथ सभी को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? फरवरी, अक्टूबर, मार्च और नवंबर। चलिए चलिए, तेजी के साथ अपने अपने आंसर सबमिट कराइएगा। 3 से 4 सेकंड में अपने आंसर सबमिट कराइएगा। चलिए, बात करते हैं सही विकल्प की बच्चों। यहाँ पर नवंबर आपका गलत है, मार्च भी गलत है, अक्टूबर भी गलत है। ताज महोत्सव का आयोजन आगरा में किया जाता है और कौन से माह में आयोजन किया जाता है? फरवरी। यानी कि ए विकल्प बच्चों यहाँ पर आपका ठीक हो जाता है। चलिए, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। जैनों के यानी कि जैनियों के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ की जन्म स्थली क्या है? उनका जन्म भी यूपी के अंदर हुआ था। कौन से स्थान पर हुआ था? एक है अयोध्या, एक है वाराणसी, एक है श्रावस्ती, एक यहाँ पर दिया गया है जौनपुर। तेजी के साथ आप लोगों को क्वेश्चन को पढ़ना है और चैट बॉक्स में अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। जैनियों के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का जन्म यूपी के कौन से जनपद में हुआ था? अयोध्या, वाराणसी, श्रावस्ती, जौनपुर। चलिए, 4 सेकंड में सभी बच्चों को रिप्लाई करना है। 4 सेकंड के अंदर सभी स्टूडेंट को अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। चलिए बच्चों, बात कर लेते हैं सही विकल्प की। अयोध्या यहाँ पर आपका गलत है, जौनपुर भी आपका गलत है, श्रावस्ती भी गलत है। यहाँ पर पूर्ण रूप से सही आंसर आपका वाराणसी है। यही आप लोगों को ध्यान रख लेना है। चलिए, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। उत्तर प्रदेश के कितने प्रतिशत भूभाग पर कृषि की जाती है? उत्तर प्रदेश की कृषि योग्य भूमि का जो परसेंटेज है वह आपका कितना है? एक है 70.64, एक है 65.70, एक है 68.80 और एक है 72.90। चलिए चलिए, तेजी के साथ क्वेश्चन को पढ़ना है और आप अपने आंसर सबमिट कराने हैं। उत्तर प्रदेश के कितने प्रतिशत भूभाग पर कृषि की जाती है? एक बच्चों यहाँ पर दिया गया है 70.64, एक 65.70 दिया गया है, एक आपको दिया गया है 68.80 और एक 72.90 डी विकल्प के अंदर मौजूद है। चलिए, 4 सेकंड का समय आपके पास, उसी के अंदर आप लोगों को रिप्लाई कर देना है। अरे भाई, तेजी के साथ रिप्लाई कीजिएगा बच्चों। ए विकल्प आपका यहाँ पर गलत है, बी भी गलत है, डी भी गलत है। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कृषि योग्य भूमि की यदि हम बात करते हैं तो उसका परसेंटेज कितना है बच्चों? 68.80 है। ये आप लोगों को ध्यान रख लेना है। चलिए बच्चों, आज की जो क्लास है थोड़ी सी छोटी होगी और आज के आखिरी क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद आज की जो क्लास है उसको स्टॉप कर दिया जाएगा। कल की जो क्लास है उसको थोड़ा सा बड़ा रखा जाएगा, लगभग 30 क्वेश्चन की। चलिए, धन्वंतरी चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? ये बहुत ही खास क्वेश्चन है। धन्वंतरी चिकित्सा विश्वविद्यालय यूपी में कहाँ पर है? एक विकल्प है कानपुर, एक है इलाहाबाद, एक है लखनऊ और एक डी आपको दिया गया रायबरेली। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट को अच्छे से इसका अध्ययन कर लेना है। धन्वंतरी चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की गई है? कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, रायबरेली। चलिए चलिए, तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो जो सबमिट ना कराए अपने आंसर, सभी को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। चलिए, 4 सेकंड आप लोगों की पूरी हो चुकी है। बात करते हैं सही आंसर की। बच्चों, यहाँ पर कानपुर गलत है, इलाहाबाद भी गलत है,
रायबरेली भी गलत है। यहाँ पर आपका जो सही विकल्प है वह आपका लखनऊ है, ये आप लोगों को ध्यान रख लेना है। धन्वंतरी चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? लखनऊ के अंदर है, यानी कि सी विकल्प आपका सही है। बच्चों आज की क्लास में ऑलरेडी बता चुका हूँ, आज की क्लास थोड़ी सी छोटे होने वाली थी और लगभग हमने 20 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। कल की जो क्लास है उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाएगा। आप सभी को किसी भी प्रकार की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और सभी बच्चे रात्रि 9 बजे अवश्य लाइव आएँ। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ईमानदारी के साथ सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू सो मच। सभी बच्चों को शुभ रात्रि। एक बार क्लास छोड़ने से पहले सभी बच्चों को वंदे मातरम का जयकारा भी लगा देना है।